Hello, welcome my dear student. Today's daily news analysis of the Arunachal Times 12 जनवरी 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा। ये एडवर्टाइजमेंट है अरुणाचल प्रदेश एपीपीएससी का, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स और जो मेंस का रिलेटेड कोर्स है और जो कंप्लीट जीएस का एक्सक्यूज मी और सीसेट का कोर्सेस है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट डिस्कवर two new frog species in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh में two new frog species has been discovered. These are Leptobrachium somani and Leptobrachium machuca, belonging to the slender arm frog genus Leptobrachium family से जीनस से बिलोंग करता है। ये स्पीसीज को आपका लोअर दिबांग वैली और सी योमी डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। और इसका डीएनए एनालिसिस और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी बेसिकली ये कंफर्म करता है कि दीज स्पीसीज आर ऑफ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फैमिली। तो ये जो डिस्कवरी है इट बेसिकली हाईलाइट्स अरुणाचल प्रदेश रिच एंड हाईली स्टिल अनएक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी, और साथ ही साथ इसका अंडरलाइंग जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिवर इकोसिस्टम उसको शो करता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अरुणाचल प्रदेश एक एक्सेप्शनली प्लेसेस जिसमें हाई स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म देखने को मिलता है। अभी बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन एक्टिविटी ये बहुत अंडर सीरियस थ्रेट में है। और ये जो हॉटस्पॉट है यहाँ में ऑलमोस्ट मोर देन एटलीस्ट इट्स सेट, यानी कि एटलीस्ट मीन्स इससे ज़्यादा हो सकता है, करीबन 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज पाया गया है। और ओवर द ईयर ऑलमोस्ट 70% जो नेचुरल ओरिजिनल वेजिटेशंस जो लॉस हो रहा है एट द रैपिड फेस। तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है ऐसा स्पीसीज जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया और कहीं और नहीं मिलता है, उसी को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलता है। तो यहाँ पे जोग्राफिकल आइसोलेशन, यूनिक क्लाइमेट कंडीशन एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए ये एंडेमिज्म अरुणाचल का एरिया में देखने को मिलता है। और दीज स्पीसीज दे आर हाईली वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन अगर उसका हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाए। तो अरुणाचल प्रदेश आपका फुट हिल ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीसीज रिचनेस एंड हाई एंडेमिज्म देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो frequent discovery of such new species basically indicates these large areas are still unexplored and scientifically undocumented. तो फोना में अरुणाचल फोना और फ्लोरा में बहुत रिच है, उसके बारे में आपको पता है, जिसमें एंडेमिज्म के अंदर में आपको एक्सप्लेन करना है। और एग्जाम रेलेवेंस में आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इकोलॉजी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, सिंस नॉर्थ ईस्ट आपका जीएस पेपर 1 के अंदर सिलेबस में है तो आपको उसका रेलेवेंट पढ़ना है। और सच स्पीसीज जो फाइंडिंग होता है वो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है, कहाँ से फाइंड हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑप्शनल बैचेस हम लोग जो स्टार्ट कर रहा है सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पीएसआई और ज्योग्राफी में, ये उसका रिमाइंडर है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अर्जेस यूथ टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा में ऑन द नेशनल यूथ डे, आज का दिन जो नेशनल यूथ डे है उसमें अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नर है ही हैज कॉल्ड अपॉन द यूथ ऑफ द नेशन, यूथ ऑफ द स्टेट टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम स्वामी विवेकानंदा एंड टू वर्क फॉर द विकसित अरुणाचल एंड विकसित भारत। So governor has highlighted about Swami Vivekananda's ideas of nationalism, universal brotherhood and service to humanity, recalling his Chicago address. Chicago address का मतलब है रिलीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस जो शिकागो में हेल्ड हुआ था इन 1893। उसमें स्वामी विवेकानंदा हिंदुइज्म के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, सो he linked youth's role in nation building with the vision of developed, self-reliance and inclusive India. कैसे पा सकता है इसको? थ्रू डिसिप्लिन, इनोवेशन एंड सर्विस। तो स्वामी विवेकानंदा और उसका कंट्रीब्यूशन में वो नेशनलिज्म के लिए, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म के लिए एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटीज के लिए वो किया गया है। और वो इंडिया को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन जो अभी मैंने बताया उसमें वो रिप्रेजेंट किया है, जहां में वो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस के बारे में एंड हिंदुइज्म के बारे में वो बताया है। सो नेशनल यूथ डे ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। इसको स्वामी विवेकानंदा का बर्थ एनिवर्सरी में किया जाता है टू इंस्पायर द यूथ
उसके बाद एग्जाम में लाइक आई सेड प्रीलिम्स में आपको ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड और उसका जो बर्थ डेट होता है जिसमें नेशनल डे रखता है, जैसे आपका नेशनल यूथ डे रखा है, ये सब पूछता है। और फिर रोल ऑफ द यूथ इन नेशनल बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मेट से भी है और जीएस पेपर 2 का फॉर्मेट में है और पेपर 1 का जो फॉर्मेट में सोशल वेलफेयर के अंदर में आ सकता है। ठीक है। और यूथ किस तरह से एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पंचायत की ड्राइवर्स ऑफ ग्रास रूट डेवलपमेंट, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश अपना पंचायती इलेक्शन को कंडक्ट किया है और ये पंचायती इलेक्शन में ऑलमोस्ट 27 डिस्ट्रिक्ट में जो कंडक्ट किया है उसमें बीजेपी सबसे ज़्यादा विन हुआ है इन जिला परिषद एंड ग्राम परिषद सीट्स में। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ही हैज स्टेटेड कि पंचायत आर द की ड्राइवर्स ऑफ द ग्रास रूट डेवलपमेंट एंड नेशनल बिल्डिंग on the national building of the nation, and also he has congratulated the newly elected ZPCs and GPCs of the each districts. So chief minister has called upon the local self government's importance, has called upon and given the stress on local self governance, inclusive growth and public service for the new representatives. तो ये पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, इसका की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पॉइंट्स फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव यू हैव टू रिमेंबर कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 पार्ट 9 ऑफ, और जिसमें आर्टिकल 243 एंड 243 ओ आता है और जिसको 11th शेड्यूल के अंदर में रखता है। ये बेसिकली पंचायती राज इलेक्शन के बारे में है, जहां में आपका 3 टायर ऑफ स्ट्रक्चर ग्राम पंचायत, अंचल समिति एंड जिला परिषद के बारे में कहा जाता है। उसका जो इलेक्शन होता है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन इसी के अंदर में आ जाता है। सो इसमें ग्राम सभा जो आपका आर्टिकल 243 के ए के अंदर में, या में ग्राम सभा को फाउंडेशन ऑफ द ग्रास रूट एंड डेमोक्रेसी विद पावर एंड फंक्शन, इसको स्टेट लेजिस्लेचर जो डिसाइड करता है। उसके बाद इलेक्शन जो आपका 243 के अंदर में आता है, जहाँ में इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो रेगुलरली इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 years इन पंचायती राज इंस्टीट्यूट में कंडक्ट करता है। ठीक है। और आर्टिकल 243 डी एंड 243 टी, यहाँ में मैंडेट रिजर्वेशन फॉर द एसटी एंड एससी किया जाता है और उसके अलावा 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन भी इसी के अंदर आर्टिकल के अंदर आ जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट अंदर पंचायत, ये 11 शेड्यूल, इसमें 29 सब्जेक्ट है, 11 शेड्यूल 29 सब्जेक्ट रिमेंबर। और इसमें आर्टिकल 243 आई के अंदर में फाइनेंस रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूट आता है। ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी आपका आर्टिकल 243 जे के अंदर में आ जाता है। ठीक है। सो ये आर्टिकल फाइनेंस, ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी एंड सब्जेक्ट के अंदर में एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। लाइक आई सेड, डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती, उससे रिलेटेड बोर्ड करेंट अफेयर्स में यानी कि प्रीलिम्स में और मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बीएमसी पोल्स गोयल सीक सपोर्ट फॉर द ट्रिपल इंजन गवर्नेंस। सो अभी आपका ब्रिहाम मुंबई जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, तो उसका जो कैंपेन में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, ही हैज अर्ज द वोटर्स टू सपोर्ट द ट्रिपल इंजन गवर्नेंस मॉडल ऑफ सेंटर, स्टेट एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। So he has highlighted about the Mahayuta's recent electoral performance and also has appealed for the similar mandate in Brihan Mumbai municipal corporations. He has emphasized on the civil structures, housing, health and skill development for the urban governance in Mumbai. और उसके बाद ये जो और ही हैज स्पीक अबाउट द मल्टी लेवल गवर्नेंस। तो मल्टी लेवल गवर्नेंस क्या होता है? ये एक सिस्टम है जिसमें पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे यूनियन, स्टेट एंड लोकल पे शेयर किया जाता है ताकि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी सिस्टम हो। ठीक है। इसमें इसका बेसिक कोर एम जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होता है, कोऑर्डिनेशन एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज एट द ग्रासरूट लेवल होता है, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस को बहुत स्ट्रेंथन किया जाता है। ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। नाउ ये टर्मोलॉजीज को इसलिए डाला है क्योंकि एग्जाम में, इस बार का एग्जाम में जीएस पेपर 2 में बहुत सा टर्मोलॉजीज पूछा गया है, उसके लिए आपको इसको प्रिपेयर करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब जब आपका यूनियन और स्टेट मिलके इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टनर
इन द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन और पार्टनर जब वो वर्क करेगा उसी को हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलेगा, ठीक है। इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, इंटर स्टेट काउंसिल एंड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स ऑफ द इंडिया। तो इसका एम पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम में लाइक आई सेड ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस तरह का टर्मोलॉजी जरूरी होता है। उसके बाद आपका मल्टी लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। Sabalenka wins Brisbane final amid frosty exchange with Koisyuk Mendiv tops Nakashima। तो आपका आरियाना साबालेंका, she has won the Brisbane International 2026 Women's Single title, defeating Marta Koitsiu in the straight 6-4, 6-3 मैच। यहाँ पे हाई इंटेंसिटी विद द फ्रोस्टी फोर्स मैच एक्सचेंज देखने को मिला है। और ये जो ये डैनियल मैंडलीव also has advanced to his winning match in the विनिंग मैच अगेंस्ट ब्रेंटन नागासिमा। सो मेल का सेक्शन में डैनियल मैंडीव वो एडवांस किया है और फीमेल का सेक्शन में आपका जो सवालिंका है वो मैच को जीता है, ठीक है। तो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल क्या है? ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एक एनुअल प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट जो ब्रिस्बेन में हेल्ड किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जहां में आपका मेन का सेक्शन और वोमेन का तौर किया जाता है। ये हर साल जनवरी में हेल्ड करता है और ये आपका प्रिपरेटरी इवेंट फॉर द ऑस्ट्रेलियन ओपन माना जाता है। और ये एक आउटडोर हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग पैट राफ्टर एरिना कहा जाता है। और इसको एक टॉप रैंकिंग इंटरनेशनल प्लेयर का वार्म अप फॉर द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स के सेक्शन में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको याद करना है, ठीक है। और वुमेन इन द स्पोर्ट्स सेक्शन ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, ऐसे फॉर्मेट में के लिए भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रेडिक्टेबल रिजल्ट। ये प्रेडिक्टेबल रिजल्ट बेसिकली ये लिखा गया है फ्रॉम द एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप पोलैंड का जो है पैट्रिक कगले, उसका जो राइटिंग है उसी से एक्सट्रैक्ट को लिया है। और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट बेसिकली आपका रिसेंट जो म्यांमार का इलेक्शन हो रहा है म्यांमार का, उसके बारे में रिलेटेड है। तो म्यांमार का 2026 का इलेक्शन बहुत लार्जली इट इज कंट्रोल बाय मिलिट्री जुआंटा, और जिसमें अपोजिशन पार्टीज को बैन एंड की लीडर को इम्प्रिजन किया है, इसीलिए इसका प्रेडिक्टेबल, इसका जो रिजल्ट है ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल है। तो ये पोल्स ओकर हुआ है एमिड द सिविल वॉर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड लिमिटेड वोटर पार्टिसिपेशन का, जो बेसिकली हाईलाइट करता है जुएंटास यूज ऑफ इलेक्शन एज ए फैसाइट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। रशिया एंड चाइना का सपोर्ट फॉर द जुएंटा देखने को मिल रहा है, जो कि स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के तहत, जिसमें वेस्टर्नर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, मेकिंग म्यांमार ए जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट फॉर द एशिया नेशन। तो मिलिट्री कंट्रोल वाज डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन इन म्यांमार ईपीसी। मिलिट्री कंट्रोल द तत्मादौ जो म्यांमार आर्मी है वो सिंस 2021 का कॉप के बाद गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है, और इसमें करीबन 25% ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट को वो लोग ऑक्युपाई करके रखा है। इसका ऑपोजिशन का सप्रेशन जैसे कि की डेमोक्रेटिक पार्टीज उसको बैन करके, और उसका लीडर जो है उनसंग यू जो है एंड अदर 22,000 मेंबर्स ऑपोजिशन मेंबर्स लोग को इम्प्रिजन या तो एक्सेल करके रखा है। और इलेक्शन को एक ऐसे दिखावा है ना, फेकेट मान के चल रहा है, जहां में मिलिट्री खुद एक कंट्रोल इलेक्शन मतलब कंडक्ट कर रहा है टू प्रिवेंट द रियल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो ये जो नया इलेक्शन आया है और नया गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, इसमें इंडिया, म्यांमार, चाइना, रसिया और यूएस का रिलेशनशिप और उसका जो इन्फ्लुएंस है ओवर द एशियन नेशंस उसको मार्क करता है। इंडिया और म्यांमार वो लोग एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंस को वो दोनों शेयर करता है, जिसमें दोनों ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। उसके बाद चाइना और म्यांमार चाइना कंसिडर्स म्यांमार को एक क्रिटिकल एक्सेस टू द इंडियन ओशन मानता है, इसीलिए वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका सिक्योरिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस में बैकअप देता है, और वो मिलिट्री जुएंटा जो है उसको बैकअप दे रहा है अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद रशिया और म्यांमार के बारे में, रशिया जो मिलिट्री हार्डवेयर, पॉलिटिकल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपना एक इम्पोर्टेंट स्टैंड बना सके एशियन रीजन में।
उसके बाद यूएस और म्यांमार म्यांमार का, यूएस उसका डेमोक्रेसी, सक्शनल मिलिट्री लीडर्स एंड पॉलिटिकल सपोर्ट को दे रहा है टू द ऑपोजिशन एंड लिमिटेड डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, जो उसका इन्फ्लुएंस को वीकेंड कर सकता है ऑन द ग्लोबल फोकस इन म्यांमार। सो एग्जाम में ये इंटरनेशनल रिलेवेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। यहाँ में रोल ऑफ द म्यांमार, सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार इन द एशियन रीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि जीएस पेपर 2 का बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है। सो थॉट ऑफ द डे ये है, ही इज अ वाइज मैन हु डज नॉट ग्रीव फॉर द थिंग्स विच ही हैज नॉट बट रिजॉइस फॉर दोज विच ही हैज। ठीक है, एपिटिकस। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द न्यूली डिस्कवर्ड फ्रॉग स्पीसीज इन अरुणाचल प्रदेश लेप्टोब्रेसियम सोमानी एंड लेप्टोब्रेसियम मेचुका बिलोंग्स टू जीनस लेप्टोब्रेसियम। ठीक है, National Youth Day in India is observed to commemorate the commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. Which of the following statement about Panchayati Raj Institute in India is correct? So, इसका है Panchayati Raj established by 73rd Constitutional Amendment Act. ठीक है, In 2026 Arunachal Pradesh Panchayat election, which political party won the majority of Jila Parishad and Gram Panchayat seat? तो ये तो आपका बीजेपी है ना, ये तो बहुत आसान सवाल है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल इज प्रिपरेटरी टेनिस टूर्नामेंट फॉर विच ग्रैंड स्लैम? हाँ, ये इस तरह का क्वेश्चन समटाइम्स पूछा जाता है। ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन। Which statement is correct about Myanmar's 2026 elections? कि military junta controls the electoral outcomes and opposition is banned, है ना। Triple engine governance model in India is referred to center, state and local governance. ठीक है, which of the following country has emerged as a key supporter of Myanmar's military junta in the recent year? तो ये आपका चाइना और रसिया है, चाइना और रसिया। ठीक है, in the multi-level governance which is not true? पहला, पावर शेयर्ड बाय यूनियन, ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट्स ना, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइट एंटायरली। ठीक है, नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार, इसको हम बोला है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, ज्यादातर इंडिया ही पूछेगा, इंडिया या तो चाइना, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया या तो चाइना, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार पूछा जा सकता है। फिर भी आप रसिया का पर्सपेक्टिव से, यूएस का पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना अच्छा होता है। उसके बाद क्रिटिकली रोल ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ये तो ऑफन, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ द न्यू स्पीसीज, इस तरह से न्यू स्पीसीज ये आपका साइंस एंड टेक में भी पूछा जा सकता है, यानी कि जीएस पेपर 3 में। उसके अलावा जीएस पेपर 1 में आपका जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें रिलेटेड एनवायरमेंट में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको क्लास समझ में आया है। कीप फॉलोइंग अस, कीप स्टडिंग। ठीक है, थैंक यू।